ठीक है ना। तो ये बनता है, अगर सपोज ये एरिया जो है वो टिल्टेड है इस तरह से, तो ऐसे केस में हमको सिर्फ b इंटू ए करने से नहीं चलेगा, बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा, ds बार को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में, जिसमें से एक कंपोनेंट उसका बन जाएगा ds cos थीटा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस in order to find out the magnetic flux through this area. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, the magnetic flux d phi can be found out to be equal to b into ds cos theta. So here we have taken this ds cos theta element because इस ds cos theta जो है it's a vector normal or area vector whose corresponding area is just perpendicular to this normal, and that's why it will be the area through which this magnetic flux is passing actually. और ये जो दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा उसकी कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर एरिया जो है वो ऐसा रहेगा हॉरिजॉन्टल, जिसमें से एक भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगा करके, फिर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमें b into ds cos थीटा करके हम निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया इस तरह से। इसमें ऑप्शनली वी कैन रिजॉल्व दिस b आल्सो इनटू कंपोनेंट्स एंड गेट द सेम आंसर वंस अगेन, बिकॉज़ सी अगर सपोज ये मैग्नेटिक इंडक्शन है और यहाँ पे एरिया इस तरह से रखा हुआ है, ये एरिया, इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द एरिया, suppose ये area vector वैसे ही रखा हमने ds bar, instead of resolving the area we can resolve this b also. If this angle is theta, then b can be split into two parts, one of which is in this direction, b cos theta, and the other one is in this direction, that is b sin theta. So that this out of these two, b cos theta is more important because it is passing normally through this area, and hence we can multiply b cos theta with ds so as to get the flux. तो b cos theta को अगर ds से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको वही मिल रहा है ना। So after all, the general formula for magnetic flux passing through a small area is going to be b bar dot ds bar. If it is given in vector form, it can also be at any time converted into b ds cos theta whenever required. But if suppose we have a large area in this way, अगर इस तरह से एक large area है, curved surface है suppose ऐसा, और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके अंदर से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे हम निकाल सकेंगे, तो उसके लिए करना पड़ेगा कि इस एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और हर एलिमेंट पे एंगल अलग अलग होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन भी अलग अलग हो सकता है, और फिर डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, एरिया भी एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमने ये इस एरिया लिया ds बार, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन b बार है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और ये b बार और ds बार का प्रोडक्ट हमने निकाला, तो इस एलिमेंट के में से पास होने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। सेम वैसे इस तरह का भी निकालेंगे, यहाँ पे एंगल भले अलग है, एलिमेंट का एरिया भी अलग है हो सकता है, और इवन मैग्नेटिक इंडक्शन भी अलग हो सकता है, तो हर पॉइंट पे हमको ये b ds का प्रोडक्ट निकालना होगा और फिर लास्ट में सम अप करना होगा। तो जो हमको मिलेगा phi is equal to integration of b bar dot ds bar. This is the most general formula for magnetic flux. Remember, तो समझो ये चारों फॉर्मूले कौन सा कभी यूज करना है, बताओ फटाफट। phi equal to b into a कभी यूज करना है, magnetic induction is constant and area is perpendicular, okay, और ये कभी यूज करने का, magnetic induction is not constant but area is perpendicular, इसलिए यहाँ पे बार बार नहीं आया, लेकिन और ये कभी करना, ये वाला when the area is tilted, ठीक है, angle is making some angle, इसमें भी अभी देखो ये छोटे छोटे जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है, we can directly use it as phi is equal to b a cos theta if the area is plane, ठीक है, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में डायरेक्ट b a cos theta भी कर सकते हैं। अगर पूरा प्लेन जो है वो एक ही एंगल कर रहा है, एंगल एटलीस्ट कांस्टेंट है, तो उस केस में हम b a cos theta कर सकते हैं और हमको मिल सकता है आराम से डायरेक्ट जो फ्लक्स है। लेकिन अगर सपोज एंगल भी अगर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है, तो ऐसे केस में हमको b बार डॉट ds बार का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या b ds cos theta का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके हमको फ्लक्स मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इट्स कॉल्ड। So this is the concept of magnetic flux, and magnetic flux per unit area is called as magnetic induction, ठीक है, and that's why its unit is Weber per meter square or Tesla this way. This is the concept of magnetic induction. In the same way we can also define the concept of magnetic potential also. Magnetic potential कैसे निकालेंगे, due to point pole की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक potential कैसे निकालते हैं, how do you define it first? इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है क्या, इसमें इस वाला नीचे वाला नहीं, यहाँ पे हां, अगर कांस्टेंट है तो उसमें से बाहर आ जाएगा, सिर्फ ds cos थीटा अंदर बचेगा, अगर नहीं कांस्टेंट है तो अंदर ही बचेगा,
ठीक है ना, उसमें ऑप्शन है मतलब, ठीक है। अभी कैसे पता चलेगा हमको मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है या नहीं? उसका जो इक्वेशन है उसके अंदर एक्स वाई है या नहीं, उससे पता चलेगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक इंडक्शन का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो अगर ऐसा है कि बी बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई बार प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे बार, ऐसा कुछ सपोज किया है, तो इसमें एक्स वाई जेड है ना, दैट मींस इट्स अ पॉइंट फंक्शन। हर पॉइंट पे अलग अलग हो गया वो, एक्स वाई जेड अगर चेंज होंगे तो मतलब हम एक प्लेस से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो तुरंत मैग्नेटिक इंडक्शन बदलेगा। तो जब मैग्नेटिक इंडक्शन बदल रहा है तो इसका मतलब जरूर वो वेरिएबल है ना। लेकिन अगर ऐसा दिया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन B बार इज गिवन टू बी सिंपली 5 टाइम्स I बार, इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, ठीक है ना, एंड इट इज इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। या अगर ऐसा दिया है कि 5I बार प्लस 2J बार, तो इसका मतलब भी वो कांस्टेंट ही है, लेकिन डायरेक्टेड along the line which is along this vector 5I बार प्लस 2J बार, ओके। वो वेक्टर हम ड्रा कर सकते हैं 5, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ओरिजिन से, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा एज इट इज। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरह से है और जो एरिया है वो एरिया कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो भी उसका एंगल कैसा है वो डिपेंड करता है। अभी सपोज अगर मान लो एरिया जो दिया हुआ है वो प्लेन है, ठीक है, प्लेन है और वो भी पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है, तो क्या बोल सकते हैं? ds बार कैसे ले सकते हैं? प्लेन इज इन वाईजेड प्लेन, तो ds बार विल बी एरिया का मैग्नीट्यूड जो भी है, सपोज 20 मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय I बार। क्यों I बार? क्योंकि yz प्लेन में है ना वो, तो yz प्लेन को परपेंडिकुलर x एक्सिस ही होता है, इसलिए 20 I बार will be the area vector, and that area vector is to be taken here and multiplied dot product इसका हमको करना होगा इसके साथ, तो इससे हमको ये मिल जाएगा। अगर मान लो कि जो एरिया है it is not in the form of plane but it's a sphere, suppose स्फीयर है सपोज, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस उसका 5 है, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो स्फीयर तो कॉर्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड सपोज हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे केस में क्या होगा? फ्लक्स निकालने के लिए हमको हर पॉइंट पे एंगल चेंज करते रहना पड़ेगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमको करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल, उसमें एंगल भी वेरिएबल है, ठीक है। इवन इसमें अगर आगे जाके ऐसा भी अगर सपोज है एक पॉइंट पोल है सेंटर में और उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो रेडियल है, रेडियल आउटवर्ड्स और स्फीयर है, तो ऐसे केस में ये सब हमको करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे भी वो क्रॉस होगा तो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा ना सरफेस को, क्योंकि स्फीयर है और ये फील्ड रेडियल है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, एंड दैट्स व्हाई द magnetic induction will or magnetic lines of force will already cross the sphere normally, and that's why angle will always be theta 0, and hence no worry about this cos theta। तो थीटा के बारे में हमको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वो सिंपली हमने b into ds या b भी कांस्टेंट अगर है क्योंकि स्फीयर है ना, तो स्फीयर का एवरी पॉइंट इक्विडिस्टेंट भी तो होता है सेंटर से, तो इसलिए फिर वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कांस्टेंट होगा, उसको भी बाहर लेके जाएंगे, तो ds मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? एरिया ऑफ द स्फीयर, area of the sphere which is 4 pi r square, direct 4 pi r square multiplied by b will be the magnetic flux passing through outwards through sphere when a north pole single pole is kept in the inside the sphere, तो इस तरह से। बट जैसा कि लास्ट टाइम बताया था, ये सब जो डेवलपमेंट हमने किया, अच्छा मैग्नेटिक पोटेंशियल का एक बार कंप्लीट कर देंगे बराबर। व्हाट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल? yes, the work done to bring a point pole, test pole, ठीक है, of unit strength from infinity to any point in the magnetic field is called as the potential, magnetic potential at that point. So and magnetic or we can also say, क्योंकि देखो work done in bringing any pole from infinity to any point will it just get stored in it in the form of potential energy. So we can also say that potential energy per unit pole strength is also called as potential. तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो हमको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ kept in magnetic field will be called as the magnetic potential at that point in the magnetic field. So in this way, so this is the concept of potential, and if suppose we are going to bring one pole towards other pole, suppose of strength m1 and m2, अगर m1 पोल वाला एक जो पोल है, m1 स्ट्रेंथ वाला एक पोल हमने यहाँ पे रखा और m2 स्ट्रेंथ वाला दूसरा एक पोल हमने नजदीक लाया और यहाँ पे रखा, सपोज ये इन दोनों के बीच में समझो r डिस्टेंस है, तो r डिस्टेंस पे उनको लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी,
वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 4 by m1 m2 by r12 करेक्ट, आर स्क्वायर कैसे इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा? आर स्क्वायर पर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/r बनेगा ना सिर्फ। हाँ, हाँ। तो इसलिए फिर वो बनेगा v is equal to u equal to मतलब the potential energy stored in the system of two magnetic poles u है ये, it will be equal to mu naught upon 4 pi into m1 m2 upon r only, correct है? If we have suppose three poles of pole strengths m1 m2 and m3 separated by distance r12 r23 and r13 respectively, then we can get the total potential energy stored in this system to be equal to made up of three terms, ठीक है ना? mu naught upon 4 pi is common in all the terms and here it will be m1 m2 upon r12 plus m2 m3 upon r23 and m1 m3 upon r13. This will be the total potential energy stored in three poles system. If suppose there are four poles, then there will be how many terms? 6 terms. ठीक है ना? याद है ये सब चीजें? लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशन में भी की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी की थी दोबारा, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म में भी यही सब आएगा वापस, ठीक है? तो ये हो गया potential energy stored. But if suppose this potential energy is stored in the two poles, out of which one of them is test pole. Test pole. Suppose m naught हो गया. So we can divide this whole potential energy by that test pole only. Test pole stage. If we divide it by that m naught, then m naught will get cancelled and we'll get this potential u v is equal to u upon m naught. तो u तो यहाँ पे m into m naught upon r हो गया ना? तो m naught cancel होके बचेगा क्या? mu naught upon 4 pi into m upon r. Simply. This will be called as the potential due to a single pole. Single pole. तो single pole की वजह से जो potential develop होता है at a distance r from it will be given by this formula mu naught upon 4 pi into m upon r. Simply. तो ये सब चीजें हमने देखा सिंगल पोल के लिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम जो बताया था कि सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन द नेचर. सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसकी वजह से ये सब जो फॉर्मूले है उनका इंपॉर्टेंस सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, प्रैक्टिकली ऑफ नो यूज, ठीक है? प्रैक्टिकली इनके ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूले बनते हैं जो डाइपोल के लिए एप्लीकेबल है वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डाइपोल मतलब क्या? मैग्नेटिक डाइपोल. System of two poles, magnetic poles, separated by some finite distance, will be called as the magnetic dipole. And what is the example of magnetic dipole? Magnet. Okay. Magnet itself is a example of magnetic dipole. और दूसरा example क्या बोल सकते हैं? One? Earth can also be said to be. It's a giant magnet, so it will be an example of magnetic dipole. और कोई स्पेशल एग्जांपल है मैग्नेटिक डाइपोल का? करंट कैरिंग कंडक्टर, कॉइल. कंडक्टर नहीं, current carrying coil is another example of magnetic dipole, because whenever current flows through a coil, one face of that coil acts as a north pole and other one acts as a south pole. याद है ये बात? हाँ याद है. और ये देखा जाता है कि कोई भी कॉइल मतलब कोई भी सर्कुलेटिंग करंट जो होता है, इट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है? द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलेटिंग करंट्स. रिमेंबर, सर्कुलेटिंग करंट्स. एंड बेसिकली सर्कुलेटिंग करंट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड जो हम देखते हैं कि मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसका रीजन भी क्या है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है? एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. So whenever electron revolves in the circular orbit around the nucleus, what happens is its motion, its circular motion can be considered to be equivalent to current. ठीक है? And that current will produce a magnetic moment. ठीक है? It will behave like a magnet only. So every revolving electron produces a magnetic moment. It has a magnetic moment associated with it, and actually its net magnetic moment is the vector sum of the two magnetic moments, which are them. Revolving electron is associated with the magnetic moment, but that magnetic moment is vector sum of the two magnetic moments. One is the orbital magnetic moment, another is a spin magnetic moment. याद है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जाता है कि वो स्पिन भी होता है और ऑर्बिट भी करता है. तो ऑर्बिट करने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो अलग, और स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो अलग.
तो दोनों का जो वेक्टर सम है वो होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। अभी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो कैंसिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसके बेसिस पे जो सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। लेकिन उससे भी आगे जाके चलो एक एटम जो है, दैट एटम कैन बी अ मैग्नेट, ठीक है। अगर सपोज एक एटम मैग्नेट है, सो अगर पूरे सब्सटेंस के अंदर जितने भी सारे एटम्स है उन सब का मैग्नेटिक मोमेंट्स अगर सेम डायरेक्शन में है, तो द होल सब्सटेंस विल हैव मैग्नेटिज्म ऑन इट्स ओन, द होल सब्सटेंस विल itself be called as a magnet। बट नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली रैंडमनेस की वजह से या थर्मल एजिटेशन की वजह से all the atoms have their magnetic moments directed in different directions, all possible directions, and that's why the resultant net magnetic moment of the substance as a whole is zero. And that's why the substance doesn't behave like a magnet normally at room temperature. But if suppose by any way if we can align all the magnetic moments in the same direction, then that substance can behave like a magnet. तो यही किया जाता है जब हम किसी आयन पीस को किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में रखते हैं, तो उससे क्या होता है, ये मैग्नेट का जो है मैग्नेटिक कांटेक्ट में रखने की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का आयन को रखने की वजह से उस आयन के अंदर के जो जितने भी सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं, और उसकी वजह से पूरे सब्सटेंस को एक मैग्नेटिज्म मिल जाता है जो कि एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, और उसकी वजह से पूरा सब्सटेंस एक टेम्पररी मैग्नेट की जैसा काम करता है। जब तक उसको वो कांटेक्ट में है तब तक अगर कोई आयन का पीस दूसरा आयन का पीस हमने उसको लगाया तो वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे वो मैग्नेट डिटैच हो गया तो इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म एंड हेंस आयन पीस जो भी हमने लगाया है वो वापस नीचे गिर जाएगा। तो ये होता है। तो इसमें देखा जाता है कि द सब्सटेंस कैन बी मेड इनटू टेम्पररी मैग्नेट बाय कीपिंग इट इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, some weak magnetic field. But if suppose the same substance or in ion piece is kept in a strong magnetic field, then it can get converted into permanent magnet also. तो permanent magnet में भी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये तुमने बचपन में किया भी रहेगा मे बी इस टाइप के एक्सपेरिमेंट, जिसमें सपोज एक आयन का नेल है और नेल को अगर एक आयन लेके इस तरह से घिसने का, उसको बार बार 100-200 बार घिसने का इस तरह से एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे घिसेंगे तो वो सब खुद को कैंसिल करेंगे तो फिर वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर इसको इस तरह से अगर खींचते हो एक ही डायरेक्शन में, अगर उसको स्लाइड करते हो कंटिन्यूअसली और वो भी बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स अगर स्लाइड करते हैं, तो इससे होता ये है कि ये जो नेल है वो एक परमानेंट मैग्नेट ही बन जाता है। इसका मैग्नेटिज्म 4-5 दिन तक चलता है। तो ये देखा जाता है। और ये जो इफेक्ट है ये भी इस तरह से इसकी वजह से होता है कि ये जो नेल है नॉर्मल वो सब्सटेंस है, मेटल है, लेकिन उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं या एक मैग्नेट के साथ घिसते हैं तो उसकी वजह से सब एटम्स जो उसके हैं वो एक ही डायरेक्शन में उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स आ जाते हैं, जिसके कारण ही उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसी डायरेक्शन में बन जाता है और उसकी वजह से वो खुद एक मैग्नेट बनता है। तो जो इम्पोर्टेंट बात बताने जैसी ये थी तो वो ये है कि सिंगल मैग्नेटिक पोल डजंट एग्जिस्ट इन द नेचर। व्हाट वी गेट इज मैग्नेटिक डाइपोल। If you suppose take a magnet and cut it in two parts, then what we'll get is magnetic dipole again. क्योंकि अगर समझो एक मैग्नेट है, इसको अगर सपोज इस तरह से हम ब्रेक कर देंगे, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, और यहाँ पे अगर उसको तोड़ देंगे बीच में, तो इससे यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ एक्स्ट्रा बन जाएंगे जब उसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। और इवन ये प्रोसेस हम और एक बार करते हैं तो भी यहाँ पे साउथ नॉर्थ बन ही जाएगा। ये प्रोसेस हम कितने भी बार कर सकते हैं, ठीक है ना। If we repeat this process indefinitely, ठीक है, for number of times unless and until we get a atom, और एटम को भी हम और स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक करने का प्रोसेस कर सकते हैं unless and until we get a इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अभी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को जो एक फेस जो है वो नॉर्थ पोल और दूसरा फेस साउथ पोल कैसे काम करता है, हाउ कैन वी सेपरेट आउट द फेसेस, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है और इसीलिए देखा जाता है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर जस्ट फिक्टिशियस वर्ड्स। फिक्टिशियस मतलब ये कंसेप्ट ही इमेजिनरी है। नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये एज्यूम करते हैं बिकॉज द मैग्नेटिज्म अपीयर्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दोस पॉइंट्स और मैग्नेटिज्म अपीयर्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दोस टू पॉइंट्स एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक पोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के आसपास अगर हम आयन फाइलिंग्स रखते हैं तो ऑल द आयन फाइलिंग्स आर सपोज्ड टू बी और ऑब्जर्व्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड near these ends and that's why these ends are supposed to be the source of magnetic field or magnetism in this magnet material and that's why these 2 points are very important. Even अगर suppose हम देखेंगे तो अगर एक suppose ये magnet है समझो यहाँ पे, और यहाँ पे एक magnetic needle अगर रखते हैं यहाँ पे एक magnetic needle रखा, बहुत बड़ा एक magnet लिया हमने suppose, ठीक है।
और उसका मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखा, तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो इस तरह से पॉइंट ऑफ करेगा यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन एट दिस पॉइंट हियर। अगर हमने यहाँ पे रखा तो मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट दिस लाइक दिस, अगर यहाँ पे रखा तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, तो ये सब पॉइंट्स अगर हमने ज्वाइन किए तो इससे हमको क्या मिल रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स मिल रहे हैं, करेक्ट है। एंड these lines of force, if we see carefully, these lines of force don't intersect themselves at the boundary, but they appear to meet each other inside, slightly inside here somewhere। तो यहाँ पे वो मिलते नजर आते हैं और इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक पोल मस्ट बी प्रेजेंट हियर, ठीक है। इफ इट एग्जिस्ट, एक्चुअली तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन it just appears that the magnetic field is or magnetic lines of force are originated from the points which are situated some distance inside the magnet, not on the surface। तो इसलिए यहाँ पे भी inside थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा हमको, जो हमको magnetic poles मिल जाए, तो इस तरह से। और इसलिए ये जो distance है, the distance between actual north pole and the south pole is actually called as magnetic length। magnetic length किसको बोलते हैं? The distance between north pole and south pole को बोलते हैं magnetic length। ऐसा नहीं कि समझो मैग्नेट लिया और उसको डायरेक्ट टेप लेके उसका मेजर किया डिस्टेंस और वो हो गया मैग्नेटिक लेंथ, नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस है समझा किसे? व्हाट इज द मैग्नेटिक लेंथ एक्चुअली? द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। एंड जो हम मेजर करते हैं वो ज्योमेट्रिक लेंथ होता है, ज्योमेट्रिक लेंथ बोल सकते हो उसको, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ इज डिफरेंट। कौन सा बड़ा है? ज्योमेट्रिक लेंथ। magnetic length is slightly less than geometric length. If we know the geometric length, we can find out the magnetic length by using the formula magnetic length is equal to 5/6 times of geometric length। ये भी पता होगा हमको, ठीक है। 5/6 टाइम्स मतलब अगर मैग्नेट 6 सेंटीमीटर लंबा है तो मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है कि पोल्स आर सिचुएटेड हाफ सेंटीमीटर डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम ईच एंड, तो वो हाफ इधर का मिलके 1 बनता है, और वो 1 जो है वो उसकी वजह से मैग्नेटिक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जबकि ज्योमेट्रिक लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अगर ज्योमेट्रिक लेंथ मान लो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर लंबा मैग्नेट है, तो ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ओनली, व्हिच इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। दैट मींस पोल विल बी सिचुएटेड 1 सेंटीमीटर इनसाइड फ्रॉम ईच एंड, दैट्स व्हाई इट्स मैग्नेटिक लेंथ इज 10 सेंटीमीटर इन दिस वे। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि वो 6 का मल्टीपल ही होना चाहिए, जो भी है तो उसके हिसाब से हमको मैग्नेटिक लेंथ मिल जाएगा इस तरह से। अभी मैग्नेटिक लेंथ जो है इट इज टेकन एज 2L फॉर सम रीजंस, फॉर द सेम रीजंस वी हैव कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ जो है द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 12। वो क्यों लिया था हमने वहां पे ऐसा? क्योंकि सेंटर ऑफ द डाइपोल हैज टू बी टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। उसको हमको ओरिजिन लेना होता है मोस्टली, इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 12 ले लेते हैं। कभी